बारे में डॉक्टर लक्ष्मण यादव मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दरअसल इस कास्ट सेंसस को लेकर इतनी ऊहापोह स्थिति क्यों है, और जो राजनीतिक दल है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार हो, कास्ट सेंसस पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? आखिरी कास्ट सेंसस जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, उसके बाद से कास्ट सेंसस देश में हुआ नहीं है। अगर कास्ट सेंसस नहीं होगा, या अगर कास्ट सेंसस होगा तो आसमान टूट पड़ेगा। शुक्रिया आशुतोष जी इस बेहद जरूरी बातचीत में शामिल करने के लिए। और निश्चित रूप से ये सवाल बहुत अहम है, और हम उस दौर में बात कर रहे हैं कि 2021 में जो जनगणना होने वाली थी उसे कोविड के चलते टाला गया, और 2022 में होने की बात कही गई थी सदन में भी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कदम उठाती सरकार नहीं दिख रही है। इसके पीछे और वजह होंगी, लेकिन उसमें से एक वजह यह जाति जनगणना की मांग भी है, क्योंकि इस बार दबाव ज्यादा बना, और ये कोई नया दबाव नहीं है। 2010 में संसद में एक किस्म से कहें कि सर्वसम्मति से ये पारित किया गया संसद की बहस में, जिसमें सभी दल शामिल थे। इवन उस समय बीजेपी के भी नेता गोपीनाथ मुंडे से लेकर के तमाम लोग जाति जनगणना के पक्ष में थे, और सर्वसम्मति से ये पारित किया गया कि जाति जनगणना 2011 में कराई जाएगी। लेकिन उसके बाद उस समय सरकार पलट गई, और जो अपना एक प्रपोजल लेकर आई जिसमें उसने इसका एक अलग नाम दिया, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस करके, यानी जातिगत जनगणना, आर्थिक आधार को जोड़ करके उसका सर्वे कराया गया। दिलचस्प ये है कि उसका जो आर्थिक सर्वे था वो एनडीए 1 की सरकार में अरुण जेटली उस समय थे, उन्होंने रिलीज भी किया, लेकिन जो सोशल सर्वे था उसको रिलीज नहीं किया गया। यानी उसमें कई तरह की खामियां भी बताई गई, बहुत पैसा खर्च हुआ था सरकार का उस सर्वे को कराने में, फिर भी वो आंकड़े नहीं लाए गए। वो किस्सा इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जो आर्थिक सर्वे आए थे उसने भी यह बात तय कर दी थी कि इस देश के बहुत थोड़े से लोगों के पास इस देश की बहुत बड़ी आबादी का पैसा संरक्षित है, यानी संसाधन बहुत थोड़े से लोगों के पास है। जब जातिगत आंकड़े अगर आते तो एक नया आंकड़ा उसमें ऐड होता है कि वो थोड़े से लोग किस तबके के आते हैं, और वे लोग कौन हैं जिनके पास संसाधन के नाम पर, अवसरों के नाम पर बहुत कम चीजें हासिल हो पाई। तो एक तो इसका बैकग्राउंड ये है। दूसरा इसका जो सामाजिक पक्ष है कि जाति जनगणना होगी तो क्या होगा, होगी तो ये होगा क्योंकि जाति जनगणना का अर्थ क्या है, इस देश में जनगणना के साथ दलितों और आदिवासियों की गिनती होती है। गिनती अगर नहीं होती है तो केवल दो तबके हैं, अपर कास्ट के लोगों की और अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों की। ये दो तबके हैं जिनकी गिनती नहीं होती है। अगर इन सबकी गिनती होगी तो उसे कास्ट सेंसस कहना चाहिए, केवल ओबीसी की जनगणना नहीं। अब इसके बाद आंकड़े क्या आएंगे? आंकड़े ये आएंगे कि जाति जनगणना में केवल जाति नहीं गिनी जाएगी कि किस जाति के कितने लोग हैं। जब आप जाति जनगणना को जनगणना के साथ, यानी जो सेंसस एक्ट है 1948 का, उस एक्ट के तहत जो केंद्र सरकार की पूरी तंत्र के साथ होगा, उसकी जवाबदेही होती है सरकार और संसद के सामने, उससे एक ऑथेंटिक डेटा आपके सामने आएगा। जो डेटा ये बताएगा कि जातियों के मुताबिक सबकी आबादी इतनी इतनी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जातियों के पास कितने संसाधन, और संसाधन जब मैं कह रहा हूं तो उसमें जमीनों का मालिकाना है, उसमें संसाधन में नौकरियां, शिक्षा, रोजगार, बिजनेस, व्यापार, सब कुछ आएगा। तो उससे पॉजिटिव चीज ये आएगी कि एकदम क्लियर कट एक राष्ट्र के सामने एक आंकड़ा होगा कि इस राष्ट्र के बनने में कौन ज्यादा आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया। एक व्यवस्थित नीति बनाई जाएगी, जैसे फेलोशिप किसे दी जाए, कैसे आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी मेकिंग की जाए, तो पॉलिसी मेकिंग आपकी आसान हो जाए, और वाकई जो पिछड़ गया वो आगे आएगा। इसका नुकसान बताने वाले लोग क्या कह रहे हैं? जातिवाद बढ़ जाएगा। तो धर्म की गिनती होती है 1951 से, क्या धर्म की गिनती करने से सांप्रदायिकता बढ़ती है? दूसरी बात, इस समय भाषाओं की गिनती होती है, हर पहचान की गिनती होती है। एक ही पहचान है जाति जिसकी गिनती नहीं होती, तो क्या बाकी पहचानों में वैमनस्य बढ़ गया, समाज टूट गया? ऐसा नहीं है। दूसरा तर्क क्या दिया जाता है कि आरक्षण की मांग बढ़ जाएगी। हम तो ये कहते हैं कि अगर आंकड़े सार्वजनिक होंगे तो हो सकता है आरक्षण बेहतर तरीके से लागू होगा, क्योंकि अब तो 10% आरक्षण लागू होने के बाद इस देश का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो आरक्षण का लाभार्थी नहीं है। तो इसलिए ये बहस और खुले रूप में होगी, और जाति जनगणना से पॉलिसी मेकिंग बहुत शानदार होगी। इसलिए बाकी तर्क झूठे हैं, इसे राष्ट्रहित में कराया जाना चाहिए, और ये एक बहुत जरूरी मांग है। बट डॉक्टर लक्ष्मण जी, हम बाकी अपने पैनलिस्ट के पास जाएं उसके पहले एक सवाल और आपसे है कि इस
जाति जनगणना को लेकर जो ओबीसी पॉलिटिकल पार्टीज है, ओबीसी के नेता है, वो इसको बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसको इतना ज्यादा जोर नहीं दे रही, क्यों? देखिए, ये तो मामला ईवीएम की तरह है कि जीवीएल नरसिम्हा राव और बाकी बीजेपी पार्टी जब विपक्ष में होती है तो उसे ईवीएम में दोष नजर आता है, जब सरकार में आती तो नहीं होता। इसी तरह से जाति जनगणना का सवाल है, ये सारे लोग समर्थक रहे हैं, इसमें बड़ा खेमा, पूरी पार्टी की कुछ लोगों की राय अलग रही हो, एक बात। दूसरी बात ये कि ओबीसी का मसला, मैंने एक तर्क दिया ना कि ओबीसी की ही गिनती नहीं होती। अब एक बात बताइए कि संविधान से लाभ तो सबको होता है, लेकिन संविधान बचाने के लिए आगे कौन आता है? इसी तरह से जाति जनगणना से जिसको लाभ होने की गुंजाइश है, ओबीसी, और ओबीसी में भी सारे वर्ग जो बहुत कम है आबादी में, उनको भी कम से कम पता चलेगा कि मेरी आबादी इतनी है और हमारे पास हासिल कुछ नहीं है। तो पॉलिटिकल सिनेरियो में तो वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक सोशलो कल्चरल इशू है कास्ट सेंसस, इसलिए भी वो लोग इस मांग को उठा रहे हैं। और यह मांग राजनीतिक रूप से उन्हें भले लाभ पहुंचा है, लेकिन मुझे लगता है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इसका लाभ ज्यादा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।